In this video, we will talk about some more example on current carrying straight wire. यहाँ आपको एक AB करंट कैरिंग वायर का सेगमेंट दिया गया है, समझे, AB। इस सेगमेंट की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से सॉल्व करोगे आप। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो बायो-सैवर्ट लॉ से आप बोलोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। करंट जो भी है इसमें मान लेते हैं वो I है। ये लेंथ आपको दिया हुआ है AP लेंथ 5 है, AB लेंथ 4 है और BP लेंथ 3 है। ये आपको दिया गया है। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब BP परपेंडिकुलर है इस पे। क्लियर? तो ये जो डिस्टेंस आएगा करंट पर परपेंडिकुलर नीचे D होता है, तो D की जगह क्या लिखूंगा मैं? 3 लिखूंगा। समझे? यही D की तरह यूज होगा क्योंकि BP करंट पर परपेंडिकुलर होगा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई D। अब साइन थीटा में जो लिमिट लिखी जाएगी वो मैं कहूँगा कि करंट मुझे यहाँ से मिली और कहाँ तक मिली? A तक। A लोकेशन ने परपेंडिकुलर पर BP परपेंडिकुलर पर जो एंगल बनाया वो है 53 डिग्री। ये 53 होता है। 5 4 3 वाले ट्रायंगल में ये 53 होता है। तो मैं बोलूँगा कि B वाला एंगल तो कितना है? 0। और ऊपर कहाँ तक मिला? 53 तक। तो मेरा आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 3 साइन 53 माइनस साइन 0 यानी साइन 53। और साइन 53 क्या होता है? 4/5 होता है। तो आंसर आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 5 पाई इंटू 3 यानी 15 पाई। ये आंसर आएगा। और ये देखो डायरेक्शन कैसे निकालोगे इसमें? थंब नीचे की ओर, अब फिंगर को कर्ल करोगे तो इधर आके कर्लिंग कैसे होगी? ऐसे, यानी ऊपर की ओर। समझे ना? ये देखो ना, कर्लिंग ऐसे ही तो होगी या ऐसे अंदर की ओर होगी? बाहर की ओर होगी। इसका मतलब आप बोलोगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की ओर है। अब इस क्वेश्चन में करंट A से B तक जा रही है। ये करंट सेगमेंट है जिसकी लेंथ 10 मीटर है और A से पीछे सेम लाइन पर 5 मीटर पीछे पॉइंट P है। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे बताना है कितना आएगा। समझे? अब अगर आप पॉइंट P से इस करंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो 0 है और लिमिट भी 0 है। तो यहां यदि आप यूज करना चाहोगे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, तो आप बोलोगे DL यानी करंट जो भी होगा इसमें, मान लेते हैं करंट इसमें I है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई D आ जाएगा 0 इंटू साइन 0 से 0 थीटा जो भी होगा 0 से 0। इसका मतलब ये करंट कोई भी एंगल मेंटेन नहीं कर रही है इसके ऊपर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं मान लेता हूँ कि बहुत ज़्यादा छोटी आ भी जाएगी तो ये इसको 0 बना देगा। कुल मिला के अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे, बायो-सैवर्ट वाला लॉ अगर यहाँ लगाओगे तो आपको अनडिफाइंड फॉर्म मिलेगी 0/0। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म। क्लियर? इसमें आप बायो-सैवर्ट लॉ लगा ही नहीं सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि आपने क्या कर दिया, जो एंगल मेंटेन हो रहा था उसमें बायो-सैवर्ट लॉ में, वो एंगल यहाँ क्या है? 0 है वो एंगल। करंट पॉइंट P से आते हुए नजर आ रहा है तो जो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता था, एक पॉइंट उसमें जो लिखा था मैंने सबसे पहला कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंटल करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। याद करें आप, DL और पोजीशन के बीच का एंगल, वो इसमें क्या है? वो इसमें 0 डिग्री है। समझे? या फिर आप 180 बोलोगे कि अगर इधर से पॉइंट P का आएगा पोजीशन इधर और करंट इधर, तो 180 डिग्री बोलोगे। और 180 में भी साइन 180 कितना होता है? 0 होता है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा फॉर्मेट ही 0 हो जाएगा एक स्टेटमेंट की वजह से। तो वो हम फॉर्मूला ही यूज नहीं कर पाएंगे जो मैंने फॉर्मूला बोला था। जो 3 और पॉइंट हैं वो पॉइंट यूज ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहला पॉइंट क्या हो गया? 0। तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि ऐसी स्टेट में कि जब करंट उस पॉइंट से पास हो रहा हो जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। जैसे ये करंट इस पॉइंट P से पास हो रहा है तो इस पॉइंट P पर करंट, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। याद रखना एक कॉन्सेप्ट।
समझे? अब मैं आपको नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर, अगर मेरे पास एक स्ट्रेट इन्फिनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से सराउंडिंग में पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया ये बताना है। इसी टाइप की बात मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी की थी। यहाँ सेम स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो पॉइंट B पर मैं बायो सेवर्ट वाला लॉ लगा सकता हूँ, लगाऊंगा म्यू नॉट I अपॉन, इसमें करंट I है 4 पाई, करंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दिया गया है आपको D, तो D लिख देंगे। अब लगाएंगे लिमिट साइन थीटा, लोअर लिमिट आएगी 0, अपर लिमिट आएगी π/2, क्योंकि इसका दूसरा एंड पॉइंट B इन्फिनाइट पर है। ये वायर बहुत लंबा है, एक एंड तो यहाँ है, हाफ इन्फिनाइट की बात कर रहा हूँ मैं, एक एंड तो मुझे दिख रहा है ये रहा A, दूसरा एंड बहुत दूर है, बहुत ऊपर। तो यदि मैं पॉइंट P से उस पॉइंट को मिलाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी, ऐसे। किसके? इस परपेंडिकुलर, यानी इसके पैरेलल। हम ये कहते हैं ना कि पैरेलल लाइन टच करती है इन्फिनाइट पर, तो ये लाइन इसको इन्फिनाइट पर टच कर रही है, यानी सेकंड लिमिट जो आएगी वो 90 डिग्री आएगी, तो 0 से 90 डिग्री। तो पॉइंट P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा 4πd साइन π/2 माइनस 0। इसका मतलब म्यू नॉट I अपॉन 4πd। ये हाफ इन्फिनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है, आप इसको याद कर लेंगे। करंट ऊपर की ओर है तो अंदर की ओर आएगा, क्रॉस लगा देंगे। अब कंप्लीट इन्फिनाइट, यानी यहाँ अगर आप लिमिट लेना चाहोगे तो पहले तो नीचे से, करंट कहाँ से आ रही है, नीचे इन्फिनाइट से, तो मुझे नीचे पैरेलल करंट, पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे हम कहते हैं ना कि पैरेलल लाइंस इन्फिनाइट पर टच करती हैं, तो नीचे वाली लिमिट, लोअर लिमिट पाने के लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ की जो इस वायर को इन्फिनाइट पर नीचे टच करेगी, इसलिए मैं ये बोलूँगा कि ये एंगल 90 डिग्री आएगा। और ऐसे ही यही सेम चीज़ ऊपर 90 डिग्री। तो अब यहाँ जो आएगा पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड नेट, वो ऐसे दिया जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4πd साइन थीटा -90 से लेके +90, लिमिट कहाँ से क्या, -90 टू +90, तो लिख देते हैं म्यू नॉट I अपॉन 4πd +90 साइन 90 -90, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, वैल्यू आएगी म्यू नॉट I अपॉन 4πd इंटू 2, ये 2 आएगा इधर। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा कंप्लीट इन्फिनाइट की वजह से म्यू नॉट I अपॉन 2πd, ये आंसर आएगा। समझे? तो ये दोनों फॉर्मूले लोग याद रखते हैं कि हाफ इन्फिनाइट की वजह से क्या आया और कंप्लीट इन्फिनाइट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है। म्यू नॉट अपॉन 4πd, म्यू नॉट अपॉन 2πd। समझे? इसको देखा। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व सम एग्जाम्पल ऑन कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं, उसको देखेंगे। देखो, एक करंट इधर इन्फिनाइट वायर में आ रही है जो कि इस पॉइंट से दो रास्तों से होते हुए, जो कि सर्कुलर है, ये एक ही सर्कल है, समझे ना। एक सर्कल में दो रास्ते, एक ऊपर से और एक नीचे से होते हुए यहाँ से निकल के फिर से इन्फिनाइट पे चली जाती है। आपको बताना है सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, ये आपको बताना है। क्लियर? देखो, सेम चीज़ यहाँ और सेम चीज़ यहाँ है। कैसे सॉल्व करेंगे हम? अगर इसको सॉल्व करना है, मतलब वहाँ भी मुझे सेंटर पे ये C है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और यहाँ भी इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तीनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से सुनेंगे आप, जो इसमें मैं बताने जा रहा हूँ आपको। एक बात निकल के सामने आएगी इन तीन एग्जाम्पल से, और वो बात एज ए नोट हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम याद रखेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ से करंट आएगी तो कुछ इसका पोर्शन इधर जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा। ये जो वायर है, ये वायर, इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। सर्किट जो है वो ये सर्किल है, कंडक्टिंग वायर ये है जिसमें करंट आया और फिर इस सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ,
सर्किट ये है और ये सर्किट सर्कल की फॉर्म में है। यहाँ से दो ब्रांचेज है, एक नीचे एक ऊपर। ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच की लेंथ अलग अलग है। ऊपर वाले की लेंथ नीचे वाले का 2 गुना है, क्योंकि ये 120 डिग्री लिखा हुआ है मैंने। अगर ये 120 है, इसका मतलब ऊपर वाली लेंथ नीचे वाली लेंथ का रेशियो जो आएगा वो 2:1 आएगा। समझे? ये अगर x है लेंथ तो ये 2x लेंथ आएगी। ऐसा मैं इस एंगल की वजह से बोल सकता हूँ। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि ये एक वायर है तो इसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। अगर ये सर्किट का वायर है, इसका रेजिस्टेंस यदि x है तो ऊपर वाले का 2x रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। R बराबर रो इंटू L बाई ए, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है। क्लियर? एक वायर में, सिलेंड्रिकल वायर में। तो हम क्या बोलेंगे कि ऊपर का रेजिस्टेंस 2 गुना है और नीचे का रेजिस्टेंस 1 है। कोई भी एक यूनिट मान लो आप। तो हम ये लिखेंगे कि नीचे जो करंट आएगी वो पूरी करंट का इस रेशियो में डिवाइड होगी, इस रेशियो में। ऊपर I/3 करंट जाएगी और नीचे 2I/3 करंट आएगी। मैंने रेशियो में डिवाइड कर दिया। अगर इसका रेजिस्टेंस मैं R कहता हूं तो ऊपर वाली का 2R होगा। फिर नीचे बताने के लिए आप क्या करोगे, इसमें करंट I' बताने के लिए आप लिखोगे I' टोटल करंट ऊपर वाले का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, R से R यानी 2I/3। वही मैंने लिखा 2I/3। अगर नीचे रेजिस्टेंस R मानता हूँ, ऊपर 2R मानता हूँ, तो वो जो स्मार्ट मेथड मैंने आपको बताया था करंट डिस्ट्रीब्यूट करने का, उस स्मार्ट मेथड से आप बोल सकते हो कि नीचे करंट आएगी 2I/3 और ऊपर करंट आएगी I/3। अब आपको पता चल चुका है कि ऊपर करंट I/3 है, नीचे 2I/3 है। तो इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, अंदर की ओर, और इसकी वजह से सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, बाहर की ओर। ये स्ट्रेट वायर है इन्फिनाइट और ये भी स्ट्रेट वायर है इन्फिनाइट, लेकिन ये स्ट्रेट वायर इस पॉइंट C से गुजर रहा है, ये स्ट्रेट वायर C की ओर है। तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड C पर आएगा 0। सेम इस स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा C पर 0, क्योंकि ये स्ट्रेट वायर C से होता हुआ करीब आ रहा है मेरे को। ये स्ट्रेट वायर C से गुजर रहा है। और कल मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जब कोई वायर किसी पॉइंट से गुजरता है तो वायर में करंट की वजह से उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। तो यहाँ C पर मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों वायर की वजह से 0 आएगा। अब इन दोनों की वजह से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ कि इसकी वजह से मान लेते हैं B1, इसकी वजह से B2, इसकी वजह से B3 और इसकी वजह से B4 है। तो नेट सेंटर पे जो आएगा वो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 आएगा। B1 और B4 0 है। क्यों 0 है ये बता दिया मैंने। B2 अंदर की ओर है तो B3 बाहर की ओर है। क्लियर? अब मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। आप किसी भी एक डायरेक्शन को, अंदर की ओर डायरेक्शन को मान लेते हैं पॉजिटिव मान लिया आपने, अंदर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो बाहर की डायरेक्शन को आपको निगेटिव मानना पड़ेगा। तो C नेट जो लिखोगे आप B2 माइनस B3 लिखोगे, फिर मैग्नीट्यूड ये आएगा। तो अब B2 कैलकुलेट कर लेते हैं। B2 यानी इसकी वजह से ये जो आएगा AB आर्क, बड़े वाला आर्क, AB जो बड़े वाला आर्क है, B2 इसकी वजह से म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर आर्क लेंथ। आर्क लेंथ टोटल रेडियस का 2/3 आएगा, टोटल सर्कमफेरेंस का 2/3। जो टोटल सर्कमफेरेंस होगी उसका 2/3 आएगा। टोटल सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई R, इसका 2/3। समझे? ये आर्क लेंथ ये आएगी 2 पाई R 2/3। अब इसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इस 4 पाई से ये 4 पाई गया, R से R गया, तो म्यू नॉट I अपॉन 3R आंसर आएगा B2। अब B1 कैलकुलेट कर लेते हैं। B1 कैलकुलेट करोगे तो आएगा म्यू नॉट I 4 पाई R स्क्वायर इंटू आर्क लेंथ, और यहाँ आएगा 2 पाई बाय R/3। ये लेंथ AB, ये जो लेंथ आएगी ये आएगी 2 पाई R/3। क्लियर? यहां तो आपको एंगल भी पता है, आप एंगल भी लिख सकते थे डायरेक्ट। ये वाला फॉर्मूला होता है ना जो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D इंटू एंगल,
टोटल एंगल, तो आप डायरेक्ट एंगल में भी लिख सकते थे। जैसे ये कितना है, ये एंगल आएगा 240, लेकिन 240 को पाई के टर्म में लिखोगे आप, तो पाई बाय 3 इंटू 2 पाई बाय 3, यानी ये 4 पाई बाय 3 आएगा, 4 पाई बाय 3। देखो वही आ रहा है, यही तो आया। तो आप ये भी लगा सकते थे, म्यू नॉट आई अपन 4 पाई डी यानी आर इंटू टोटल एंगल। चाहे ये फॉर्मूला लगाओ चाहे ये फॉर्मूला लगाओ। समझ में आया क्या बोला मैंने? एक फॉर्मूला ये होता है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एंगल, तो आप एंगल वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या ये भी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ वाला लगा दिया मैंने, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा इससे, 2 बचेगा, यहाँ आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 6 आर B1, ये आया 2 पाई आर। ओके, इसमें करंट ऊपर वाली आएगी I बाय 3 और नीचे वाले में करंट आएगी 2I बाय 3। करंट भी तो चेंज है, ऊपर वाले में करंट अलग है, नीचे वाले में अलग है, तो यहां करंट भी मुझे चेंज करना चाहिए। 1 बाय 3 और आएगा, तो आएगा म्यू नॉट I बाय 9R ऊपर वाला, और नीचे इस I की जगह मुझे 2 बाई 3 भी तो रखना पड़ेगा, 2I बाई 3, तो 2I बाई 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 गया, 3 आया, तो कितना आया म्यू नॉट I बाई 9R। दोनों सेम आए, तो मैं यहां लिखूंगा म्यू नॉट I बाय 9R माइनस म्यू नॉट I बाय 9R, और ये टर्म आ रहा है 0, यानी सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आया 0। क्लियर? इसमें इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, इसका और इसका एडिशन 0 आ रहा है। ये दोनों वायर सी से गुजर रहे हैं, इसलिए आंसर 0 आ रहा है, नेट आंसर 0 आ रहा है। B1 B4 इंडिविजुअली 0 है, और इन दोनों का एडिशन होने से 0 आया, इसका अंदर की ओर इसका बाहर की ओर, तो सब्सट्रैक्शन होगा, इसलिए वेक्टर सब्सट्रैक्शन। समझे ना? मैं इनको वेक्टोरियली ऐड करूंगा तो फिर डायरेक्शन अपोजिट है तो निगेटिव करना पड़ेगा मेरे को, इसलिए आंसर 0 आएगा। अब यहां देखते हैं, मान लेते हैं इसमें करंट I है और ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर दे देते हैं आपको, ये स्क्वायर है। यहां से करंट आया, अब इसका कुछ पोर्शन नीचे जाएगा और इसका कुछ पोर्शन ऊपर जाएगा, दोबारा फिर से I यहां से निकलेगा, बाहर चला जाएगा, ये सेंटर है स्क्वायर का। अब फिर से आप ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, ये एक सर्किट है और ये सिलेंड्रिकल वायर है। सिलेंड्रिकल वायर में रेजिस्टेंस फिर मैं बोलूंगा लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस मैं R मान लेता हूं तो ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस टोटल 3R हो जाएगा। अगर इसका R है तो ऊपर वाले का हो जाएगा 3R। तो ये जो I2 लिखा जाएगा, ये I2 ऐसे लिखा जाएगा, I टोटल करंट जो यहां से एंटर किया, जो करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो मेथड था, स्मार्ट मेथड, वो यूज करने जा रहा हूं मैं। I2 आएगा I इंटू R बाय 4R, यानी I बाई 4, ये आएगा I बाई 4 और ये आएगा 3I बाई 4। चाहे कैलकुलेट करके देख लें, I टोटल ऊपर वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, R से R 3I बाई 4, ये आएगा। तो मैंने दोनों ब्रांच में आपको करंट डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिया है। क्लियर? नीचे और ऊपर यहाँ करंट कितना कितना आएगा मैंने आपको बताया। इधर करंट जो आएगा वो आएगा I बाय 3I बाई 4, और इधर जो करंट आएगा वो आएगा I बाय 4। अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, ये भी इन्फिनाइट वायर है पीछे, ये आगे इन्फिनाइट वायर है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से आएगा। ये स्क्वायर है, तो जो एक ब्रांच की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा वही हर ब्रांच की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, हर एक ब्रांच की वजह से, क्योंकि ये क्या है, ये स्क्वायर है। सेंटर वाला पॉइंट सिमेट्रिकली एडजस्टेड होता है हर एक ब्रांच के लिए। यदि मैं एक ब्रांच से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं सेंटर पे, तो कैसे निकालोगे आप? ऐसे निकालोगे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ भी है D, 45 से लेके प्लस 45। क्लियर? तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैं लिख देता हूं किस किस की वजह से आएगा। इसकी वजह से B1, B2, B3, B4, B5, B6।
इसकी वजह से कुछ आएगा जो पीछे है, इसकी वजह से आएगा, इन सभी की वजह से आएगा। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, ये जो पीछे वायर है, ए नाम दे देता हूं, ए बी सी डी। पहले मैं ये जो स्क्वायर है सिर्फ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल देता हूं, सिर्फ स्क्वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जो स्क्वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल देता हूं। स्क्वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं बोलूंगा I/4, ये I/4 है, इससे मैग्नेटिक फील्ड जो भी आएगा वो इस प्रकार से आएगा, सिर्फ स्क्वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो आएगा B2 B3 B4 माइनस B5। देखो इसकी वजह से अंदर की ओर, थंब में इसमें रखूंगा तो अंदर की ओर, ऊपर रखूंगा तो अंदर की ओर, यानी इन तीनों की वजह से अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो अंदर की डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ली, लेकिन इसकी वजह से बाहर की ओर आएगा, थंब इधर बाहर की ओर, समझे? तो इसकी वजह से यानी B5 बाहर की ओर आएगा, इसलिए मैंने इसको माइनस लिखा। अब मैं B2 निकालने जा रहा हूं, B2 में ऐसे निकालूंगा, μ0 I/4π d साइन -45 टू +45, साइन थीटा -45 टू +45। अब यही एग्जैक्ट वैल्यू B3 की आएगी और यही एग्जैक्ट वैल्यू B4 की आएगी, सेम, क्योंकि देखो वहां d सेम आएगा, ये लेंथ, और लिमिट भी सेम आएगा -45 टू +45। और यही चीज आप किसके लिए बोलोगे? इसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम आएगी, -45 नीचे से लेके +45 ऊपर तक, यानी मैग्नीट्यूड इन तीनों का सेम आएगा, इसलिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -B5। अब इसकी वजह से μ0 I, ऊपर करंट आएगा I/4 और नीचे करंट आएगा 3I/4, ये चेंज कर दिया मैंने, μ0 I/4π d सेम आएगा। अब इसमें भी लिमिट सेम आएगी, साइन थीटा लिमिट लगा दूंगा -45 टू लेके +45। क्लियर? अब इसको सॉल्व करता हूं, BC स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा -45 से +40 यानी 1/√2 माइनस माइनस प्लस यानी 2/√2 यानी √2, तो ये आएगा μ0 I/16π इंटू 3√2/d, ये वैल्यू ये आएगी। माइनस इधर देखते हैं, μ0 यहां भी 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2 यानी √2, तो यहां आएगा μ0 I 3√2 अपॉन 16πd। यहां भी देखो ये वैल्यू एकदम सेम आया, तो स्क्वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 आया। इस स्क्वायर की वजह से, स्क्वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है? 0। लेकिन अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? स्क्वायर प्लस ये पीछे वाला सेगमेंट और ये आगे वाला सेगमेंट। पीछे वाले सेगमेंट की वजह से डेफिनेटली कुछ ना कुछ आएगी। कैसे? आप यहां से पीछे, मैं इसको हटा देता हूं और बताता हूं आपको ये B1 और B4 कैसे कैलकुलेट करोगे। इसको हटा देते हैं। इस क्वेश्चन में इस स्क्वायर की वजह से तो 0 आ गया, अब बचा कौन? B1 और ये B6। C पॉइंट यहां है, स्क्वायर ये था, B1 यहां से स्टार्ट हुआ पीछे वाला वायर और B6 यहां से स्टार्ट हुआ आगे वाला वायर इनफिनाइट तक, और ये पीछे इनफिनाइट तक है। ये पॉइंट है D। तो मुझे सेंटर पे अगर B1 बताना है, यानी इसकी वजह से करंट इसमें I है और इसमें भी करंट I है, अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो मैं ये बोलूंगा कि इस पूरे अरेंजमेंट को, यानी स्क्वायर को तो मैं अलग से कैलकुलेट कर चुका हूं, स्क्वायर को मैं यहां से हटा दूंगा, भूल जाऊंगा स्क्वायर को मैं। सिर्फ मुझे ये दिखाई देगा कि वायर इतना है, ये A से पीछे और यहां D से आगे। तो मैं क्या करूंगा, ये अब पुराने वाला क्वेश्चन मेरे लिए हो जाएगा। ये आएगा D, स्क्वायर की आपको दी जाएगी एज, उसका आधा है D। क्लियर? तो अब आप क्या करोगे? पहले पॉइंट A को मिलाओगे तो ये परपेंडिकुलर से आपको 45 नजर आएगा, और फिर आप इन्फिनाइट तक जाओगे तो ये एंगल आपको 90 नजर आएगा।
तो B1 जो एक्चुअली आपको दिखाई देगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा, एंगल कहाँ से कहाँ तक 45 से लेकर 90। और सेम चीज़ आप इसके लिए बोलोगे, क्योंकि इसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आएगी, और इधर क्या करोगे इन्फिनाइट तक। ये एंगल कितना आएगा 45, ये कितना आएगा 90, और दोनों की वजह से डायरेक्शन बाहर की ओर। तो इसका मतलब जो B6 आएगा वो भी सेम आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 45 टू 90। क्लियर। अब इसमें ये D है, D क्या है, ये लेंथ, स्क्वायर की एज का आधा है D, वो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 2 म्यू आई साइन 90 1 माइनस 1 बाई रूट 2, 1 माइनस 1 बाई रूट 2 अपॉन 4 पाई डी, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। B1 प्लस B6 है ये। क्लियर। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये सेंटर पर B1 प्लस B6 आएगा। अगर सेंटर पे नेट आप निकालोगे तो B1 प्लस B6 जो वैल्यू ये आई, इन दोनों का एडिशन यही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये प्लस स्क्वायर की वजह से सेंटर पे, और ये 0 है, ये कैलकुलेट कर चुका हूं मैं, तो मतलब नेट सिर्फ ये आएगा। यहां जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो सर्किट की वजह से, सर्किट क्या था ये स्क्वायर, पीछे भी यहां जो क्वेश्चन था वो क्या था एक सर्कल, तो जो सर्किट है सर्किट की वजह से हमेशा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। क्लियर। एक्सक्यूज मी। ओके, तो नाउ इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन we have to calculate the net magnetic field at point C। मैं पिछले दोनों क्वेश्चन से ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जो ये सर्किट आएगा, ये सर्किट, इस सर्किट की वजह से तो नेट मैग्नेटिक फील्ड C पे 0 आएगा। अब ये जो यहाँ वायर हैं जिनसे करंट आ रही है और जिसमें करंट जा रही है, इन दो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड C पर 0 होगा यदि ये वायर C की ओर पॉइंटेड है या C से पॉइंटेड है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ये वायर दोनों C की ओर पॉइंटेड है, का मतलब इन दोनों की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। और सर्किट में जो लूप होता है, जैसे ये एक लूप है, ये एक लूप था, पीछे यहाँ मैंने एक सर्किल बनाया था, वो एक लूप था। मैंने तीनों क्वेश्चन में ये पाया कि जो सर्किट होता है, और सर्किट में यदि रेजिस्टेंस साधारण वाला है जो कि लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली, रो L बाई ए, R बराबर रो L बाई ए, यही होता है जनरली, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप हमेशा ये पाओगे कि करंट इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगी कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, सर्किट के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। यदि सर्किट किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में है, जैसे यहाँ क्या था सर्कल, यहाँ क्या है स्क्वायर, यहाँ क्या है ट्रायंगल। सर्किट यदि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फॉर्म में है, एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में है, अलग अलग स्ट्रक्चर की फॉर्म में है, तो उसके सेंटर पे हमेशा सर्किट की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। अब जो बचे हुए वायर हैं जिससे सर्किट में करंट आ रहा है और सर्किट से करंट जा रहा है, जैसे ये रिमेनिंग वायर, ये रिमेनिंग वायर, ये वायर्स यदि सेंटर की ओर पॉइंट करते हैं या सेंटर की ओर से आते हुए प्रतीत होते हैं, तो आप ये बोलोगे कि इन वायर की वजह से भी नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 होगा। और यदि ये वायर सेंटर की ओर पॉइंट नहीं करते हैं तो सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इन वायर की वजह से आएगा, सर्किट की वजह से नहीं आएगा। जैसे इस केस में सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं था, स्क्वायर की वजह से 0 था। सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 और B6 आएगा, जो मैंने अभी कैलकुलेट करके आपको बताया। इस केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड विदाउट कैलकुलेशन के आप 0 लिख दोगे। तो यहां 3 एग्जांपल से आपको एक इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। वो इंपॉर्टेंट बात यह है, इन एनी गिवन सर्किट द नेट मैग्नेटिक फील्ड on the center of circuit
will be in any given circuit the net magnetic field due to circuit, यहां लिखना ड्यू टू सर्किट, सर्किट की वजह से, ड्यू टू सर्किट ऑन द सेंटर ऑफ द सर्किट विल बी 0 if resistance is directly proportional to length। ऐसा होता है, ये जो मैंने लिखा बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन हैं जिस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोला जाएगा, आप मानेंगे कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर नहीं है तो वो बताएगा आपको। अगर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है रेजिस्टेंस, फिर आप ये नहीं बोलोगे इन एनी गिवन सर्किट द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्किट एट द सेंटर ऑफ द सर्किट विल बी 0। सर्किट के सेंटर पे, सर्किट की वजह से, किसी गिवन सर्किट में सर्किट के सेंटर पे सर्किट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है यदि जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली, रेजिस्टेंस की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब करंट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि होता है R बराबर रो इंटू L बाई होता है सिलेंड्रिकल वायर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे पिछले 3 क्वेश्चन से पता चली। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।